Welcome students and all the viewers on my YouTube channel Physics with मोहम्मद अरफात ख़ान. हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. मैंने फ़र्स्ट वीडियो इस चैप्टर की अपलोड कर दी है जो कि क्या थी, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वर्क डन होता है वो बेसिकली दो फोर्सेस की वजह से होता है, दो किस्म की फोर्सेस की वजह से होता है. एक फोर्स कांस्टेंट और दूसरी फोर्स वेरिएबल. तो वो जो वर्क डन हमने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वो किसके बारे में था, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. अब हम आज वाली वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसकी इक्वेशन को आप कैसे डिराइव करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सब्सक्राइब के साथ स्टार्ट करते हैं. सब्सक्राइब कर दें चैनल को और साथ साथ बेल आइकन होता है साइड में, उसको भी हिट कर दिएगा और साथ साथ ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें. अच्छा, एक काम ही करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करते हैं. और इस फोर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर पढ़ाया था. देखिए भाई, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी हो जो कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रखी हुई है. ये रही हमारे पास एक बॉडी जो कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रखी हुई है. अच्छा, आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी ऐसे इस डायरेक्शन में और इमेजिन करते हैं कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और इस बॉडी ने इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया 5 मीटर्स. ठीक है, और ये पर्टिकुलर एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है. ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर. इमेजिन करो कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट है 3 न्यूटन और थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के दौरान इस फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो हम कहेंगे ये हो गई कांस्टेंट फोर्स. और कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम कह देते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. तो मैं यहां पर इस बारे में लिख देता हूं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं. मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क डन by a constant force, यानी कि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ऐसा वर्क डन क्या कहलाता है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. और अगर आप इस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो देखें इसका ग्राफ बहुत आसानी से बन सकता है. इमेजिन करो हमारे पास दो एक्सिस मौजूद हैं. ठीक है, एक एक्सिस के ऊपर हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे. ठीक है, और एक एक्सिस पर हम लोग फोर्स की वैल्यू रख देंगे. ओके, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है 0. मैं कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड सो ऑन. इसी तरीके से 0 न्यूटन से स्टार्ट हो रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड सो ऑन. अब मुझे ये चेक करना है कि हाँ भाई हमारी फोर्स कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ. तो भाई फोर्स 3 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3. हम इसकी बात कर रहे हैं, फोर्स इज 3 न्यूटन, जबकि इस फोर्स की वजह से, कांस्टेंट फोर्स की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया, 5 मीटर. सो 1 2 3 4 5, ये रहा 5 और ये रहा 3. इसका मतलब मैं कुछ पॉइंट बनाने जा रहा हूं इस तरफ, ये आ गया वो पॉइंट. अच्छा, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप एक काम ही करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें. ये रहा वो पॉइंट और ये रहा वो पॉइंट. इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स कितनी है भाई, फोर्स है 3 न्यूटन और इस 3 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 5 मीटर. ओके, इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको बेसिकली एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये बेसिकली जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इस रेक्टेंगल का जो कंप्लीट एरिया मौजूद है, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लेना तो आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. तो मैं कहूंगा ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे कि अगर आपने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया का मतलब क्या, इसकी लेंथ कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर. इसकी विड्थ कितनी है, 3 न्यूटन. ठीक है, तो लेंथ बाय विड्थ विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. और ये एरिया आपको कब मिलेगा, जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ. और यही एरिया बेसिकली बराबर हो जाएगा किसके, वर्क डन के, और ये वही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के. तो ये तो हो गया ग्राफ किसका, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का. कोई मुश्किल बात यहां पर नहीं है. अच्छा, मुश्किल बात वेरिएबल फोर्स के अंदर भी नहीं है, वो लगती है मुश्किल बात लेकिन मुश्किल बात होती नहीं है. बस उसको आप कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं लेकर तो आपको समझ आने लग जाता है कि हाँ यार ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी. चले भाई, ये पोर्शन में यहाँ पर रब नहीं कर रहा. इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं किसको, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. चले भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक काम ही करता हूँ, एक सेपरेटर लाइन लगा देता हूँ ताकि
कांस्टेंट फोर्स का पोर्शन वो रहा और वेरिएबल फोर्स का पोर्शन पूरा ये रहा। और थोड़ा सा बड़ा पोर्शन इस वजह से दिया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दो मिसालें देने जा रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हो सकता है कि एक एग्जाम्पल आपको समझ ना आए तो दूसरी एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ जाए कि वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है। चले भाई, इमेजिन करो मैं यहाँ पर एक मास स्प्रिंग सिस्टम बना रहा हूँ, मास स्प्रिंग सिस्टम। पहले मैं सारी डायग्राम्स बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ कि हाँ भाई एक एक स्टेप के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम। ये आ गई वो बॉडी एंड वी हैव अगेन इट्स सेकंड पार्ट। कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे इसके। ये आ गई इसकी, हम कहते हैं ना जब बॉडी मास स्प्रिंग सिस्टम में वाइब्रेट कर रही होती है तो 2 पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है उसकी मीन पोजीशन और एक होती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके अबाउट वो वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो, बिल्कुल मिडिल वाली पोजीशन मीन होती है। और जहां तक वो मैक्सिमम जा रही होती है उसको हम कह देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन में मैंने इसको बनाया और इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर कहीं बीच में होगी। दिस इज इट्स मीन पोजीशन, यहाँ बीच में कहीं, ये भी मैं बना देता हूँ। ये आ गई इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, एक और इसका पार्ट बना देते हैं अच्छी तरह समझने के लिए ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ओके जनाब, अब हम बात करते हैं इस स्प्रिंग की। बॉडी को आपने उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब आपने मीन पोजीशन से उस बॉडी को खींच लिया, पुल कर लिया, तो इसका मतलब इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। उस डिस्प्लेसमेंट को कह देता हूं मैं, ये आ गया x, यहां से लेकर यहां तक ये आ गया इसका x, और इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू मास स्प्रिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट, हमें यह पता है कि जो स्प्रिंग बॉडी पर इलास्टिक फोर्स लगा रहा होता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगी, स्प्रिंग उस बॉडी पर उतनी ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपने इस बॉडी को यहां से छोड़ा, आपने लेट्स सपोज इसको होल्ड किया हुआ था, रुका हुआ था यहां पर, ये खुद नहीं रुक सकती, आपने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है तो रुकी भी है, अदरवाइज आप इसको छोड़ें तो ये फौरन से पीछे चली जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ चली जाएगी। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज अब आप इस बॉडी को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, जाएगी तो ये फौरन, लेकिन इमेजिन करो हम बात कर रहे हैं एक्शन रिप्ले की, हम रिप्ले देख रहे हैं, बहुत स्लो डाउन करके देख रहे हैं, एक एक पोजीशन को नोट कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कि सबसे पहले ये बॉडी यहां से मूव करके यहां तक पहुंची, अभी यहां से लेकर मूव करके सिर्फ और सिर्फ यहां तक पहुंची। हम स्लो स्लो डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आए। ओके जनाब, अभी भी इसके अंदर स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग के अंदर, है ना। ओके, अब ये बॉडी मूव करके पहुंच गई यहां तक, ये पहले यहां पर थी, ठीक है ना, अब ये मूव करके यहां तक पहुंची। अच्छा, जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल्टा एक्स के साथ, यहां से लेकर यहां तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या, डेल्टा एक्स। पता है डेल्टा एक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एक पार्ट है, ये कंप्लीट नहीं है तो आपने इसको डेल्टा एक्स कह दिया, द एलिमेंट ऑफ द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये बॉडी मूव करते हुए जाए। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, मैं यहां से इसको रब करके मैं काम ही करता हूं, पहले यहां पर आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता हूं। इलास्टिक फोर्स हमेशा बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करवाती है, ऐसे। दिस इज द इलास्टिक फोर्स, है ना, दिस इज द इलास्टिक फोर्स। और यही फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आगे चलते हैं। अब ये बॉडी मूव करके यहां पर आ गई, तो यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो यहां से लेकर यहां तक, अगेन ये आ गई इसकी इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब अगेन रिप्रेजेंट करते हैं, अब मतलब इसी बॉडी को थोड़ा सा मूव करवा के और आगे ले आते हैं। इमेजिन करो कि बॉडी मूव करके अब आ गई यहां तक, ठीक है, ये बॉडी मूव करके यहां तक आ गई। देखते रहिएगा, मैं आपको फौरन से बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर वेरिएबल फोर्स है। ओके, अब ये बॉडी पहले थी यहां पर, ठीक है, और ये अब मूव करके आ गई यहां पर। तो अगेन इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहां से लेकर यहां तक, ये इसका अगेन छोटा सा एक एलिमेंट है डिस्प्लेसमेंट का, इसको हम कह देंगे डेल्टा एक्स। यहां से लेकर यहां तक इसने डेल्टा एक्स कवर किया। फिर दोबारा एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये बॉडी यहां से मूव करके अब ये बॉडी यहां तक पहुंच गई, अभी मीन पोजीशन तक नहीं पहुंची है, ये मीन पोजीशन से थोड़ा सा पहले है। ये देखें, ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, यहां पर था और अब ये मूव करके यहां तक पहुंच गई। अगेन मैं इसको कह दूंगा दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है,
अभी इसके पास और गुंजाइश बाकी है, अभी मीन पोजीशन तक पहुंची नहीं है, अब हम यहां तक बात खत्म कर देते हैं। ओके, अगेन इस बॉडी को खींचा जा रहा है यहां से लेकर अपनी मीन पोजीशन तक, इस फोर्स को हम कह देते हैं इलास्टिक फोर्स। अगेन इस बॉडी को खींचा जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कह देंगे इलास्टिक फोर्स। अब आप नोट करो हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन तक पहुंचती जा रही है, पहुंचती जा रही है, पहुंचती जा रही है, तो ये जो इसका रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट है x, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और आपको स्टार्टिंग में मैंने एक बात बता दी कि इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा इलास्टिक फोर्स होती है। और देखें अब आप एक्सट्रीम से स्टार्ट हुई थी, एक्सट्रीम से कम हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर कम हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर कम हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर कम हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है तो इलास्टिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो कम होता जा रहा होगा। भाई सबसे ज्यादा इलास्टिक फोर्स इन 4 पोजीशंस में से किस पोजीशन पे होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जहां पर है, और वो कौन सा है? फर्स्ट वाली डायग्राम। सबसे ज्यादा इलास्टिक फोर्स ये वाली होगी और सबसे कम इलास्टिक फोर्स कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि ये नियरेस्ट है, सबसे करीब है मीन पोजीशन के, पहुंचने वाली है। समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे इलास्टिक फोर्स सबसे ज्यादा, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हो गई। यहां पर फोर्स की डायरेक्शन भले से चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लाजमी चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से यहां पर इसका मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। अब अगर यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है तो एक काम ही करते हैं, क्योंकि ये चेंज हो गए ना, तो हम यहां पर फोर्स को नंबर कर देते हैं। दिस इज F1, दिस इज F1, और इस F1 फोर्स की वजह से इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई, F1 फोर्स की वजह से यहां से लेकर यहां तक बॉडी कवर करके आई, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? डेल्टा X1, ठीक है। फिर F2 लग रही है, दिस इज फोर्स नंबर 2 इस वाली पोजीशन के ऊपर, तो इस वाली पोजीशन से लेकर इस वाली पोजीशन तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कह देंगे डेल्टा X2। फिर इस पॉइंट पर F3 लग रही है, और इस F3 की वजह से जो इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम कह देंगे डेल्टा X3। समझ रहे हैं? तो अब आप कहेंगे कि F1 की वजह से डेल्टा X1, F2 की वजह से डेल्टा X2, F3 की वजह से डेल्टा X3, इसी तरीके से एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स जो वर्क डन कर रही है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहा? क्या बोलेंगे आप लोग? तो आप बोलेंगे नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहा। हां, भले से इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। भाई अगर फोर्स चेंज करनी हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दो, फोर्स चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। तो अब आप बोलेंगे यहां पर जो इलास्टिक फोर्स ने वर्क डन किया, इस वर्क डन को हम कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। समझे बात? क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, तो इलास्टिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये अब कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अब आप बोलेंगे इस वाली एग्जांपल में आपने पता है कौन सा वर्क डन पढ़ा? आपने पढ़ा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। समझ रहे हैं? तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। लेकिन एक काम ही करते हैं कि एक और डायग्राम समझते हैं, एक और डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं, एक और एग्जांपल। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक पाथ है, एक रास्ता है, और वो रास्ता कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा दुश्वारियों से भरा रास्ता है, ठीक है। और उस रास्ते पर, उस पाथ पर आपने वर्क डन करना है। इमेजिन करना खुद को कि आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। तो खुद को इमेजिन करोगे, वो कहते हैं ना जिस पर बीतती है वो सबसे ज़्यादा जानता है। तो खुद पर इमेजिन करोगे तो आपको बात ज्यादा समझ आएगी। नहीं सर समझा रहे हैं, बस सर की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, नहीं आप अपने ऊपर अप्लाई करके चेक किया करें, ठीक है। चले भाई, यहां पर मैं एक पाथ बनाता हूं, एक रास्ता बनाता हूं। इमेजिन करो ये रहा एक पाथ, ठीक है। इस पाथ के आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। पहले हॉरिजॉन्टल, देन इंक्लाइंड, देन हॉरिजॉन्टल, देन इंक्लाइंड, देन हॉरिजॉन्टल, है ना। ये इसके हिस्से हैं। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जो कि यहां रखी हुई है। ये लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो कि यहां रखी हुई है, ठीक है। ये रखी हुई एक बॉडी, इस बॉडी की इनिशियल पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए से। मतलब अभी फिलहाल ये ए पॉइंट पर मौजूद है,
اور ہمارا ٹاسک ہے کہ ہمیں اس باڈی کو اس اے پوزیشن سے موو کروا کے اس ہائٹ تک یعنی کہ بی پوزیشن تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اس بی تک ہمیں اس کو پہنچانا ہے. اب ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے کہ اس کو ایسے اٹھائیں اور سیدھا سیدھا اس کو لے کے چلے جائیں, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پاتھ کو کور کریں اور آپ اس باڈی کے اوپر فورس اپلائی کر کے اس کو وہاں بی تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں, لیٹ سپوز آپ نے یہاں پر کھڑے ہوئے, امیجن کریں آپ خود کو کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس باڈی پر فورس اپلائی کرنا اسٹارٹ کی. مینز آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے جو کہ آپ کے پاس جو آپ نے اس کو ہولڈ کیا ویسے, اور اب آپ اس کو کھینچیں گے, ایسے کھینچیں گے. اچھا, میں آپ کو ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس میں پڑھا چکا ہوں. جب آپ باڈی کو ایسے کھینچتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ باڈی آپ کے پاس ایسے اڑ کر اوپر کی طرف آ جائے گی, نہیں, وہ ڈسپلیس along دا سرفیس کرتی ہے. آپ ایسے کھینچیں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ڈسپلیس along کرتی ہے. یہ میں آپ کو کانسٹنٹ فورس کے اندر پڑھا چکا ہوں, ایگزامپل کر کے میں نے آپ کو یہاں پر دکھائی بھی تھی. اوکے, اب میں آپ کو فی الحال یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فورس کی. اوکے, آپ نے اس باڈی پر فورس اپلائی کرنا اسٹارٹ کری. یہ دیکھیں, میں بنا دیتا ہوں اس باڈی کی فورس پراپرلی. آپ نے اس باڈی پر فورس اپلائی کری اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, دس از فورس, اور اس باڈی نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, اور یہ باڈی یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ گئی. امیجن کرو یہ باڈی موو کر کے یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ گئی فائنلی. ٹھیک ہے, اب آپ آ گئے انکلائن والے پارٹ کے اوپر. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جتنی فورس آپ ایسے ہاریزونٹل اس باڈی پر لگا رہے تھے, کیا اتنی ہی فورس سے اب بھی اس باڈی کو انکلائن پر بھی کھینچ سکتے ہو؟ امیجن کرو یہ ہیوی باکس ہے, ہیوی باکس ہے, ہلکا پھلکا نہیں ہے کہ آپ نے بس مزے سے لے کے چلے گا, نہیں, اٹ از اے ہیوی باکس, ایک ہیوی آبجیکٹ ہے. تو جب تک تو آپ ہاریزونٹل پہ آپ کس کو کھینچے جا رہے ہو, آپ کے یہاں سے لے کر یہاں تک فورس کا میگنیٹیوڈ بھلے سے چینج نہ ہو, لیکن جیسے ہی اب آپ انکلائن پر جاؤ گے نا, انکلائن پر آپ کو اس باکس پر, اس ہیوی باکس پر زیادہ فورس ایگزرٹ کرنی پڑے گی تاکہ یہ انکلائنڈ ہو جائے, انکلائن پر موو کر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو اپنے فورس کا میگنیٹیوڈ بڑھانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور فورس کی ڈائریکشن بھی چینج ہو جائے گی. مطلب ایسا تھا پہلے آپ یہاں پر ایسے فورس اپلائی کر رہے تھے, ایسے کھینچ رہے تھے, اب جب آپ انکلائن پہ لے جاؤ گے تو آپ کی فورس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ انکلائن کے اوپر ڈائریکشن بھی چینج ہو رہی ہے فورس کی, اور ساتھ ساتھ میگنیٹیوڈ بھی لازمی چینج ہوگا اگر یہ ہیوی باکس ہے تو, کیونکہ اب اس باکس کے اوپر ایک آپ کو اگینسٹ دا گریوٹی فورس اپلائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا کیا, اس باکس کے اوپر فورس اپلائی کری, لیٹ سپوز اس ڈائریکشن میں فورس اپلائی کری, اور یہ باڈی ڈسپلیس ہو رہی ہے along دا سرفیس. ٹھیک ہے, اور فائنلی یہ باڈی موو کر کے یہاں تک پہنچ گئی. اور جیسے یہ باڈی یہاں تک پہنچ جائے گی, اب آپ سکون کا سانس لیں گے, یار شکر ہے یہ انکلائن والا پارٹ نکل گیا, بڑا بھاری آبجیکٹ تھا. اب آپ شکر مناتے ہوئے فورس اپلائی کریں گے تو آپ بولیں گے چلو ٹھیک ہے, اب اپنے فورس کے میگنیٹیوڈ کو میں کم کر سکتا ہوں. تو اب آپ نے اپنے فورس کے میگنیٹیوڈ کو کم کیا, اور فائنلی اس باڈی کو یہاں سے لے کر اس والے پارٹ کو ڈسپلیس کروا کے اس باڈی کو دوبارہ سے یہاں تک پہنچا دیا. انکلائن اسٹارٹ ہو گیا, اور جیسے انکلائنڈ ہوگا آپ بولیں گے لو بھائی مر گئے, پھر سے مر گئے. اب آپ کو دوبارہ سے اس باڈی کو اس انکلائن پلین کے اوپر فورس بڑھا کر اس کے میگنیٹیوڈ کو انکریز کر پھر اب آپ ڈسپلیس کروائیں گے یہاں پر ایسے کر کے, دس از ڈسپلیسمنٹ. اور فائنلی آپ یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں پر آپ خوشی منائیں گے, ہررا. ٹھیک ہے, اب آپ بولیں گے آئی ہیو ڈن, میں کر چکا ہوں, میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر دیا, اس باڈی کو, اس باکس کو میں نے اے سے بی تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹس کی. دیکھیں, جب باڈی یہاں پر تھی تو یہاں سے لے کر, بھائی دیکھو یہ اے سے لے کر بی تک, یہ تو اس کا فائنل ڈسپلیسمنٹ یہ پورا ہے. اب میں اس ڈسپلیسمنٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں, جیسے ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس ڈسپلیسمنٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈسکس کیا تھا, ایلیمنٹس میں ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اب میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے اس والے پارٹ کو, یہاں سے لے کر یہاں تک والے ڈسپلیسمنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں دس از ڈیلٹا x1, کہہ سکتا ہوں نا, دس از ڈیلٹا x1. اسی طریقے سے جب باڈی یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچی تھی, یہاں تک, تو میں اس والے ڈسپلیسمنٹ کو کہہ دیتا ہوں دس از ڈیلٹا x2, دس از ڈیلٹا x2. اور اسی طریقے سے جب باڈی یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ گئی تو میں اس والے ڈسپلیسمنٹ کو کیا کہہ دوں گا, دس ول بی ڈیلٹا x3. یہ والا ڈسپلیسمنٹ یہ آ گیا ڈیلٹا x. اور اب جو فائنلی ڈیلٹا x3 کے بعد جب باڈی نے یہاں سے یہاں تک ڈسپلیسمنٹ کیا, اس ڈسپلیسمنٹ کو ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں ڈیلٹا x4 کے ساتھ, مینز یہ والا ڈسپلیسمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈیلٹا x4. مجھے بتاؤ کہ ان سارے ڈسپلیسمنٹس کو کور کرتے ہوئے کیا باڈی پر ایک ہی میگنیٹیوڈ, ایک ہی ڈائریکشن والی فورس اپلائی ہوئی؟ تو آپ بولیں گے نو سر, فورس کا میگنیٹیوڈ بار بار چینج ہوا, پہلے کم تھا, پھر بڑھ گیا, پھر کم ہوا, پھر بڑھ گیا, پھر کم ہوا, ہے نا. سو تھرو آؤٹ دا ڈسپلیسمنٹ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, فورس کی ڈائریکشن اور فورس کا میگنیٹیوڈ دونوں چینج ہوئے. اب اگر چینج ہو گئے تو ہم ایک فورس کو کہہ دیں گے فورس نمبر 1.
दूसरी को कह देंगे F2, तीसरी को कह देंगे F3 और चौथी को हम कह देंगे F4। इसी तरीके से अगर ये पाथ चलता रहेगा तो अप टू Fn, ठीक है ना। हमने अभी तक फिलहाल फाइनाइट पाथ की बात करी, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये अप टू Fn की बात करेंगे, इसी तरीके अप टू Fn की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहां पर A से लेकर B तक जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स नहीं था, बल्कि ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बात समझ आ गई होगी यहाँ पे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैसे होता है। एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बात समझ आ गई। इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल होती है, अब मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ नहीं कर रहा, वो होती है रॉकेट्स की मोशन। जब हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं तो जब वो रॉकेट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हुए जा रहे होते हैं, हमें एक बात पता है, ग्रेविटी का जो है वो वीक होना विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे बॉडी दूर जाती है तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है ना। अब वो जो रॉकेट्स ऊपर जाते जा रहे हैं, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट रॉकेट कवर करता है वो अंडर द वेरिएबल फोर्स करता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रेविटी से दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स नहीं किसकी, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की। एग्जाम्पल्स तो जनाब हमने समझ आ गई हमें, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को बेसिकली हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का, एफ डी कॉस थीटा। एफ कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिल जाएगा। वो कौन सा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे इनकी इक्वेशंस हमारे पास क्या बननी चाहिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। ये रही वो डायग्राम जो पहले मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी थी। अब ये कि पहले से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ताकि मैंने इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी डेरिवेशन करनी है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। वही डायग्राम है, बस फर्क इतना है कि वहां पर मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए थे, बॉक्स की फॉर्म में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मैंने बॉल ड्रॉ करी है ना, एक ही बात है। सो F1 की वजह से डेल्टा x1, F2 की वजह से डेल्टा x2, F3 की वजह से डेल्टा x3, F4 की वजह से डेल्टा x4 और Fn की वजह से डेल्टा xn, क्योंकि अप टू nth टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो वेरिएबल फोर्स हम क्योंकि इनफाइनाइट की बात कर रहे होते हैं तो आपने इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया होता है, ठीक है, अप टू Fn। चले भाई, अब हम यहां पर बात करते हैं कि टोटल वर्क डन, मतलब ये वो पॉइंट था जो कि पॉइंट A था और ये वो पॉइंट है जो कि पॉइंट B है। सो टोटल वर्क डन बिटवीन या टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज गिवन बाय, तो नेट वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने इन छोटे छोटे वर्क डन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इस वाले वर्क डन को इस वाले वर्क डन के साथ, इस वाले वर्क डन के साथ, इस वाले वर्क डन के साथ, अप टू Fn वाले वर्क डन के साथ सबको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल यानी कि नेट वर्क डन। अब मैं यहां पर डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं। चले भाई, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वर्क डन, सॉरी नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स is given by, ओके जनाब। नेट वर्क डन की हम बात करते हैं तो नेट वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे जिसके अंदर बेसिकली सारे वर्क डन को ऐड करेंगे। सो नेट वर्क डन यानी कि इस W के साथ हम लिख देंगे NET, नेट वर्क डन, ये बराबर होगा सारे वर्क डन के सम के। और सारे वर्क डन का, अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स क्या है, F1 और डेल्टा x1, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, या फिर एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हमने x डेल्टा x से शो किया है तो हम डेल्टा x लिख देते हैं। तो देखें ये बनेगा F1 डेल्टा x1 कॉस थीटा प्लस F2 डेल्टा x2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस F3 डेल्टा x3 कॉस थीटा एंड प्लस अप टू एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा, Fn डेल्टा xn एंड देन कॉस थीटा तक। तो आपने क्या किया, इन तमाम वर्क डन को प्लस कर लिया, सम कर लिया, ताकि आपको क्या मिल जाए, नेट वर्क डन बेसिकली मिल जाए। तो भाई अगर मैं यहां पर नेट वर्क डन का बेसिकली फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये इसको आप कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज वर्क डन बाय F1 थ्रू डेल्टा x1। इसको हम क्या कहेंगे, एक काम ही करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं हियर ताकि आपको बात क्लियर आए। हियर ये जो बेसिकली F1 डेल्टा x1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1
डेल्टा x1 cos थीटा, ये फैक्टर कौन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, दिस इज वर्क डन बाय F1 थ्रू डेल्टा x1। इसी तरीके से इसमें ये जो फैक्टर आ रहा है F2 डेल्टा x2, F2 डेल्टा x2 n cos थीटा, ये क्या है, ये भी तो वर्क डन है। ये वर्क डन कौन सा है, वर्क डन बाय F2 थ्रू डेल्टा x2, ठीक है। फिर ये डेल्टा F3 वाला फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे F3 डेल्टा x3 cos थीटा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन, मैं कंप्लीट लिख रहा हूं ना ताकि आप लोग लिख लें, नोट्स बना लें, जो भी है, वर्क डन बाय F3 थ्रू डेल्टा x3 एंड सो ऑन और एंड सो ऑन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा xn, ठीक है ना, n cos थीटा, ये फैक्टर क्या है, दिस इज अगेन वर्क डन बाय Fn, वर्क डन बाय Fn, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कौन सा कवर हुआ, डेल्टा xn। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसको आपने पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। इक्वेशन की फॉर्म के बाद मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इन फैक्टर्स के नेम्स क्या हैं, इनको आप कैसे बता सकते हैं। अब आप एक काम ही करें, नेट फोर्स का फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे। सो नेट वर्क डन बेसिकली बराबर हो जाएगा सम ऑफ, यानी कि सिग्मा सम ऑफ ऑल वर्क डन के, यानी कि Fn डेल्टा xn के। तो जब आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सम की बात कर रहे हैं। सम का मतलब ये हो जाएगा कि आप डिफरेंट वर्क को, सारे वर्क्स को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब आप सारे वर्क को प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा नेट वर्क डन थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, रही बात ग्राफ की, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ग्राफ आपको जो कांस्टेंट फोर्स वाला मिला था वो सिंपल एक बॉक्स मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक बॉक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स की वजह से आपको अप एंड डाउन आ सकते हैं। तो इस बार जो आपको बेसिकली ग्राफ मिलेगा वो एक सिंपल बॉक्स नहीं होगा, ये आपको इस बार चेंज मिलेगा। चेंज किस तरीके से, लेट्स सपोज अगर मैं इस वाली बात को यहाँ पर बनाना चाहूँ ग्राफिकली, तो आप ग्राफिकली आप इस चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके भाई, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, इमेजिन करो भाई यहाँ से यहाँ तक आपने फोर्स अप्लाई करी, ये फोर्स अप्लाई करी, देन आपकी फोर्स इंक्रीज हुई, फिर आपकी फोर्स डिक्रीज हुई, फिर आपकी फोर्स इंक्रीज हुई, फिर फोर्स डिक्रीज हुई, ऐसे करके। तो इस बार बेसिकली आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कोई एक बॉक्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको वेरिएबल कंडीशन में मिलेगा, कोई आपको कर्व मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, इस बार बॉक्स नहीं मिलेगा, एक बॉक्स नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा, लेट्स सपोज ये जो पार्ट है इसका, ये वो पार्ट है जिस पार्ट के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे थे, ये, ठीक है ना। इसके बाद आपने फोर्स को इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक आपने फोर्स को बढ़ाया, ये वो पार्ट आ गया, फिर फोर्स को डिक्रीज करने वाला पार्ट आ गया, फिर फोर्स को इंक्रीज करने वाला पार्ट आ गया। तो बेसिकली आप इस चीज़ को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट वर्क्स के अंदर। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट किसका, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। तो एक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कोई मुश्किल बात इनमें नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वर्क डन के हवाले से। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी पावर को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।